वो बिल्कुल उभर कर निखर कर बाहर आती है और लोग उसको पहचान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ मेडिटेशन का। जब हम मेडिटेशन करने लग पड़ते हैं तो हमारे जो संबंध संपर्क में जो लोग आते हैं, खुद को तो महसूस होता है, लेकिन आजू बाजू वालों को, हमारे साथ रहने वालों को, उनको भी लगता है कि इनको कहीं से ना कहीं से कुछ जरूर हासिल हो रहा है। ये लोग पहले से ज्यादा शक्तिशाली या यूं कहे हर्षित मुक्ता इनके चेहरे से प्रदर्शित हो रही है। इसीलिए हमें ये जो फायदा हो रहा है, ये क्या हम अपने तक ही सीमित रखें या इसको और भी आगे ले जाएं? ले जाना चाहिए ना, औरों को भी इस अनुभव का लेन देन आदान प्रदान उन्हें करते आना चाहिए। यही तो हो गई हमारी सर्विस। खुद को अगर किसी चीज से फायदा होता है तो उस फायदे को औरों के साथ भी उन्हें भी अवगत कराएं उस फायदे का, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो मन है वो शांत होता है। मन शांत होने के कारण हम अपनी जो दिनचर्या है उसको भी बहुत अच्छे से कार्य करके, सारे कार्य पूर्ण करके, दिन जो अंतिम स्थिति होती है वहां पर ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं। आप देखिए, जब पहले आप मेडिटेशन नहीं करते थे और जब से आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया है, जब आप शाम को घर लौटते हैं अपने काम से, अपने व्यवसाय से, तो भी आप थके हुए नहीं महसूस करते खुद को। ये हुए हमारे लाभ। इसके द्वारा सुबह जो हम अमृत वेला करते हैं उससे ये हमें फायदे होते हैं। और नुमा शाम को भी जब हम मेडिटेशन करते हैं उसके भी अपने फायदे हैं। ये भी हमने काफी डिस्कस कर लिया है पिछले कुछ यूनिट्स में। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये जो विषय है, ये जो यूनिट है, ये जो इकाई है, इसमें हमको क्या देखना है? इवैल्यूएट एंड एक्सपोज द पावर ऑफ मेडिटेशन। इस यूनिट से हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं उसको हम ध्यान करके, योग करके कैसे प्रदर्शित करें। फिर है डिफरेंशिएट द फंक्शंस ऑफ टीम। ये बहुत बहुत जरूरी है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। टीम यानी TEAM, थॉट्स, थॉट्स माना विचार, ई यानी इमोशन, इमोशन यानी हमारी हमारी भावनाएं, ए माना एटीट्यूड, एटीट्यूड माना हमारा दृष्टिकोण, और एम यानी मेमोरी, हमारी स्मृतियां। इस ये कैसे जागृत होती, इनमें फर्क कैसा होगा, ये फंक्शन कैसी करती है, हमें कैसा लाभ पहुंचाती है, इसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में स्टडी करेंगे। गेटिंग टू द सेल्फ एंड गॉड इन साइलेंस। हम भगवान से और स्वयं से शांत रहकर, साइलेंस में रहकर, शांति में बैठकर कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर हम इस यूनिट में देखेंगे एग्जामिन द रोल ऑफ मेडिटेशन इन डिसीजन मेकिंग। देखो, ये भी पावर बहुत जरूरी है। कहते ना, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे मुख से निकल गया। तो ये जो कंफ्यूजन है ये हमें दूर करना है। अगर हम इस इकाई का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाएगी, हम सही सही निर्णय ले पाएंगे। ठीक है ना। आगे चलकर हम देखेंगे रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज द कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आपने क्या क्या अनुभव किया और किस द्वारा अनुभव किया, इसके भी संक्षिप्त में, इसके भी इस गहराई में हम लोग उतरेंगे। अब जो फर्स्ट यहाँ पर हम पॉइंट देख रहे हैं वो है द कंपनी ऑफ गॉड ब्रिंग्स स्ट्रेंथ एंड प्लेजर। हमारा जो फर्म कनेक्शन, हमारा जो पक्का वायदा बाबा से है, उससे क्या होगा? हमें अनलिमिटेड पावर मिलेगी। हमारा जो मन हमारी जो मन की स्थिति है वो विचलित नहीं होगी, वो भटकेगी नहीं, मन इधर उधर भागेगा नहीं। वो अगर भगवान से जुड़ा हुआ होगा, ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा,
तो हम किसी भी परिस्थिति में डगमगाएंगे नहीं और हम शक्ति का अनुभव करेंगे। हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं इस शक्ति द्वारा। वरना क्या हो जाता है, जो व्यक्ति शक्तिहीन होता है वो कैसा होता है, चिड़चिड़ा होता है, उससे लोग दूर भागते हैं। हर्षित मुख अगर होगा तो सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। फिर है नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है वो है द पावर ऑफ मेडिटेशन अवेकन्स द सोल। अगर हम अपने ध्यान से अपने आप को, अपने आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं तो उससे क्या क्या फायदा होगा। उससे यह होगा कि हमारे अंदर एक सकारात्मक विचारों का सृजन होगा। हम अननेसेसरी वरी, अननेसेसरी डर पैदा नहीं करेंगे। कोई भी कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन ना हो, हम उसे पार करने की शक्ति परमात्मा द्वारा जुड़कर उसे पार अवश्य कर पाएंगे। आते हैं हम अगले पॉइंट पर, वो है द पावर ऑफ मेडिटेशन इन्फ्लुएंसेस एवरी एक्शन। जब हमें ध्यान की विधि नहीं आती थी तब हमारे कर्म कैसे होते ना। अगर आप भगवान को साथ रखेंगे तो आप सही रास्ता चुन पाएंगे, क्योंकि हमारे आगे कई रास्ते होते हैं। लेकिन जो आत्मा भगवान से जुड़ी होती है वो कभी गलत रास्ते, कभी गलत कर्म नहीं अपनाएंगे। वो बराबर भेद कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। Our actions are influenced by the of our mind. हमारी मन की स्थिति के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। Different tasks can be accomplished through power of meditation. हम अलग अलग कर्म अच्छे दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा जीवन शांतमय और सुखमय बना सकते हैं। जीवन को शांत और सुखमय बनाने के लिए बाहर की दुनिया में लोग कई तरीके अपना चुके हैं, लेकिन क्या सच में वो क्या वास्तविक शांति प्रदान कर पाते? नहीं। इसीलिए देखा गया है कि अगर कोई साइंटिस्ट है, साधु सन्यासी है, अगर उनको भी अपने कर्म में सफलता हासिल करनी है तो वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। माना क्या, साइलेंस में चले जाते हैं और तब उनकी आत्मा में जागृति आती है। उस आधार पर वो क्रियामान होते हैं और अपने जो गोल सेट किया है उसे वो आसानी से हासिल करते हैं। यही है हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ये है मेडिटेशन का फायदा। हमेशा अगर हमारे दिमाग में विचारों का संचार ही होता रहे, कहते हैं ना, द चैटरिंग माइंड कैन नेवर अचीव एनीथिंग। वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा। इसीलिए मेडिटेशन करना, योग युक्त रहना, योग को कभी मिस न करना, ये बहुत बहुत आवश्यक है ताकि हम अपनी ऊर्जा को बचा सकें। नहीं तो क्या हो जाता है, ऊर्जा में लीकेज आने से हम सही वक्त सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। फिर है द पावर ऑफ मेडिटेशन गिव्स यू द पावर टू बिकम कंप्लीट प्योर। यानी क्या, हम अगर मेडिटेशन की सही विधि अपनाते हैं तो हमारे विचार ही नहीं, हमारा आचार, हमारे आचरण में भी शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण का अर्थ है हम सोच समझ कर बोलेंगे, सोच समझ कर खाएंगे और हमारे इर्द गिर्द हम ये देखेंगे कि संपूर्ण पवित्रता है। ये हमारे में परिवर्तन आता है और इसके हमें फायदे भी होते हैं। देखिए ना, अगर एक घर अस्त व्यस्त पड़ा हो और कोई काम की चीज अगर हमको इसमें से उठानी है तो बहुत मुश्किल होगा। यही अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे आपके वर्क प्लेस को, आपके घर को, तो जो चीज आपको चाहिए वो आप तुरंत पा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, प्योरिटी
जो है वो हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। प्यूरिटी का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के समान आचरण, माना क्या कि हर अंग से हमें देखना चाहिए कि हम अपने विचारों को, अपने रहन सहन को, अपने संबंधों में मिठास और शुद्धता ला रहे हैं या नहीं। फिर इसी में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे, उनसे अगर हम पावर लेते रहेंगे, तो उसका होता है द पावर ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान अभ्यास के कारण हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का बहुत अच्छे से शांत रहकर सामना कर सकते हैं। और इसके लिए अगर चुनौती के घूमते रहेंगे, बहुत अटैच रहेंगे उससे, तो हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, न्यारे रहो और परे रहो। साक्षी दृष्टा अगर होकर रहेंगे हम, तो ही हम परिस्थिति को सही तरीके से समझ पाएंगे और उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। वी हेल्प ourselves to make our enemies our friends। अगर किसी से कोई अनबन हो गई है, तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, अपने अंतर्मन में जो विचार चालू है, उन विचारों पर भी हम और आगे विचार करते हैं कि जो मैंने इस व्यक्ति के बारे में सोचा, हम परमात्मा से वार्तालाप करते हैं, क्या ये सही था? अगर मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, तो वो इंसान, वो आत्मा भी तो आपका बच्चा है। तो मैंने ये गलत धारणा क्यों बना ली कि यही मेरे जीवन में बाधाएं निर्माण करता है? इस तरह हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना है ध्यान के द्वारा, और इस सिचुएशन से यही अच्छा तरीका है बाहर निकलने का। इसीलिए मेडिटेशन का, ध्यान का ये और एक फायदा है कि हम शांत स्वरूप रहकर अपने जीवन में आने वाली संकट, समस्या और परिस्थितियों को हल्के होकर पार कर सके। इसके लिए सबसे अच्छा है फरिश्ता रूप में। फरिश्ता माना स्पर्श से कोई रिश्ता नहीं, हल्के होकर ऊपर उठकर परमात्मा के सानिध्य में रहकर और कहो परमात्मा से कि ये चुनौती आई है, आप मेरे साथ रहो, तो हम दोनों मिलकर इसे पार करें। फिर हम आते हैं द पावर ऑफ मेडिटेशन टू गिव पीस। आज तो ये बहुत आवश्यक है। आज ऐसी हालत में हम लोग जी रहे हैं कि घर के बाहर निकलना मुश्किल है। अगर हम किसी का दिल से सेवा करना चाह रहे हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते, तो सबसे अच्छा तरीका है मन को शांत करके परमात्मा से जुड़कर सकाश हो, सारी ग्लोब पर सकाश हो। यह नहीं कि कहीं जाकर कहीं अननेसेसरी टेंशन हम क्रिएट ना करें। अगर हम ये करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो योग है वो सही दिशा की ओर नहीं चल रहा है। योग से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम शांत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही है योग के फायदे और यही है योग की शक्ति। फिर आते हैं हम लोग गॉड इज ओशन ऑफ पीस। स्वयं परमात्मा कौन है? कितना विशाल है, ना उसका हम कोई और छोर पा सकते हैं। इतना विशाल सागर है, उस विशाल सागर में गहराई में डूबने का चांस हमें मिला है, तो इस चांस को हम अवश्य अपनाएं और गहराई में उतरे, भगवान से जुड़े। ट्राई टू फाइंड पीस इन नेचर। इंसान क्या कर रहा है कि हर जगह वो जाता है शांति की खोज में। कई बार नेचर के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में जाता है, थोड़ी देर तो आपको शांति मिल जाती है,
मान लीजिए आप किसी पहाड़ी पर जाके बैठे, नदी किनारे बैठे, समुंदर किनारे बैठे, या किसी पेड़ के नीचे शांत होकर बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, या किसी हिल स्टेशन पर भी लोग जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अवश्य शांति मिलती है। लेकिन ये शांति फिर हम जब अपने रूटीन में आ जाते हैं, रूटीन कहानी में आ जाते हैं, तो ये शांति फिर से गायब हो जाती है। इसीलिए बेहतर तरीका है भगवान जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो पवित्रता से परिपूर्ण है, उससे हम जुड़े, उसी से हम जुड़े रहे। जैसे कि हमने देखा है, अगर आपको बल्ब जलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बल्ब का कनेक्शन वायर से जोड़ना पड़ेगा, वरना बल्ब जलेगा नहीं। इसी तरह हमारी मन की तार भी किससे जुड़ी रहे? उस परमात्मा। तभी हम योग युक्त रहकर अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। तो ये हो गए पॉइंट्स। किसी को कुछ पूछना है? किसी को और कुछ ऐड करना है इसमें? ओम शांति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ दीदी, सुन जी पा नहीं रहे। सुन पा रहे हैं? दीदी, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। माइक बहुत क्लियर नजदीक नहीं आ रहा है अभी? हाँ दीदी, थोड़ा सा आगे पीछे आ हो रहा है रहा ना? हाँ आवाज थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, सुनने में तकलीफ हो रही है। है। हाँ, वही बात है। किसी की आवाज बहुत जोर से आ रही है। हाँ तो अच्छा, अब इसमें एक बात और मुझे ऐड करनी पड़ेगी। भगवान जो है उसके मन में प्रश्न उठा कि मुझे शांति प्रदान करनी है इंसानों को, है ना? तो उस भगवान बहुत सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं शांति किसी गहरे खड्डे में खोद कर अगर पृथ्वी में दफना दूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ गिने चुने लोग उसे खोद कर निकालेंगे, अपने पास शांति रखेंगे और बाकी लोगों को अशांत कर देंगे। फिर भगवान ने सोचा अगर मैं ऊपर आसमान में रखूं तो वहां पर भी यही होगा ना, कुछ गिने चुने लोग उस शांति को हासिल करेंगे और बाकी लोगों में नहीं बांटेंगे। क्योंकि हमारी मनोवृत्ति ही ऐसी है ना कि हम खुद के लिए पहले करते हैं, दूसरे का विचार ही नहीं करते। इसीलिए भगवान ने शांति को कहाँ रख दिया? फिर कौन सी सही जगह सोचा उसे उन्होंने? कहाँ रखा होगा भगवान ने शांति को? क्या उन्होंने सिर्फ अपने पास ही रखी शांति? भगवान शांति का सागर है, वो इंसान को शांति प्रदान करना चाहता है, तो उन्होंने शांति कहाँ रखी होगी? हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर अपने ही अंतर्मन में शांति है। करेक्ट, अपने ही भीतर। माना भगवान ने कहा कि शांति आपको कहीं और बाहर जाने की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमने साधनों में ढूंढा, हमने प्रकृति में जाकर ढूंढा, लेकिन वो शांति स्थायी नहीं थी। अगर हम अपने अंतर्मन, इफ यू ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट द सेल्फ, वहीं पर शांति की खोज हो सकती है और शांति की प्राप्ति भी वहीं से हो सकती है। इसीलिए शांति को आपको कहीं और जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, शांति आपके भीतर ही है। आप जैसा सोचोगे वैसा आप विश्व निर्माण करोगे। तो अब हम आते हैं आज के। हाँ कस्तूरी मुर्गा रहता है ना, उसकी कस्तूरी उसके पास ही रहती है, तो उनको पता नहीं लेकिन वो भागते रहता है, आगे आगे भागते रहता है, वैसा ही है वो। वैसा ही यहाँ मनुष्य जीवन है। और हिंदी में और भी अच्छी कहावत है, मजेदार कहावत है, गधे के आगे गाजर। भागते रहता है, एक्चुअली वो उसी के अंदर है, लेकिन वो इधर उधर भटकते रहता है और भटकता है। सही है। ये देखिए, अभी ये जो है ना, मैंने कहा ना टीम, टीम माना क्या? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम का अगर सही अर्थ हम लगाएंगे तो अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो बड़े बड़े
जो हमारे टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं, है ना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर टीम को देखना है तो टी का मतलब है, किसी का माइक थोड़ा सा आवाज कर रहा है। हाँ। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो टी का मतलब है थॉट्स। थॉट्स माना हमारे विचार। विचार। ई का मतलब है इमोशंस। इमोशंस माना हमारी भावनाएं। ए का मतलब है एटीट्यूड। एटीट्यूड माना हमारा हमारा दृष्टिकोण, नजरिया जिसको हम कहते हैं ना। फिर एम का अर्थ है मेमोरी। मेमोरी यानी हमारी स्मरण शक्ति, हमारी स्मृतियां, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो मन है उसका क्या काम है। मन क्या करता है हमारा? विचार ना दीदी, विचार करते हैं हाँ, क्या? विचार। कितनी बार हमने ये पढ़ा, मन का काम है सोचना। विचार का सृजन करते रहता है, सोचते ही रहता है। इतने सारे विचार, इतने सारे विचार, कुछ काम के होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ हम अमल में लाते हैं, कुछ नहीं भी लाते हैं। तो थॉट्स जो है वो हमारे कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, मन में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। कुछ फायदे वाले होते हैं और कुछ नुकसानकारक होते हैं, है ना। इन थॉट्स के कारण क्या हो जाता है, हमारे में इमोशंस डेवलप होते हैं, हमारे में भावनाएं उत्पन्न होती है। अच्छे विचार करेंगे, सुखदायी विचार करेंगे तो हमारी भावनाएं भी वैसी होगी। कुछ पास के विचार करेंगे, कभी कुछ हमारे साथ कुछ हुआ होगा, चाहे हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को हमने खोया हो, तो हमारी भावनाएं भी दुख भरी होगी, दर्द भरी होगी। फिर विचार जो है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हमने देखा। हाँ, हमने देखा थॉट्स, थॉट्स जनरेट्स फीलिंग्स, फीलिंग्स, फीलिंग्स से क्या होता है, उत्पन्न होता है, फीलिंग्स क्रिएट आवर, फीलिंग्स आते हैं हमारे एक्शन में या फिर एटीट्यूड बनाते हैं। एटीट्यूड कैसे बनता है हमारा, हमारे फीलिंग्स के आधार पर। यानी हमारा दृष्टिकोण कैसे बनता है, हम जो सोचते हैं उससे जो हमें हमारे में भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे हमारा दृष्टिकोण बनता है। सिचुएशन एक ही है, क्लास में टीचर एक ही है, लेकिन सबका टीचर की तरफ देखने का नजरिया अलग अलग होगा। कोई कहेगा ये टीचर अच्छी पढ़ाती है, कोई कहेगा नहीं नहीं हमको तो बिल्कुल ही उनकी क्लास पसंद नहीं आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप अच्छे भावना से बैठेंगे, हर एक टीचर का यही दृष्टिकोण होता है कि अपने जो विद्यार्थी है उनको सारी बातें क्लियर करके समझाए और उन्हें आगे ले जाए, उन्हें बढ़ावा देते हैं। कोई टीचर ये नहीं कहेगा अरे जाने दो, ये मत पढ़ो, ये छोड़ दो, नहीं। हर एक टीचर की भावना यही होती है, हर एक शिक्षक की भावना यही है कि हमारा शिष्य जो है वो हमसे भी आगे बढ़े। तो जो है थॉट्स जो है वो इमोशंस क्रिएट करता है, इमोशंस हमारा दृष्टिकोण बनाता है, हमारा एटीट्यूड बनाता है। उस एटीट्यूड को हम एक्शन में लाते हैं, हम कार्यान्वित करते हैं। हमारे दृष्टिकोण के आधार से ही हम कार्य करते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण किसी कार्य के लिए अच्छा है तो कार्य में हमें सफलता मिलती है। अगर हम सही दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो वो कार्य में सफलता हम हासिल कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, एंड जो हम कार्य करते हैं उससे कुछ ना कुछ हम अनुभव करते हैं। वो जो अनुभव है वो हमारा क्या बन जाता है, हमारी स्मृति, हमारे संस्कार बन मेमोरी। मेमोरी बनती है, हमारे संस्कार बनते हैं। अगेन यहाँ पे देखो ये साइकिल है। इस मेमोरी के आधार से ही हम नए थॉट्स जनरेट करेंगे। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हमारी जो मेमोरी बन चुकी है, उसी के आधार से हम नए थॉट्स उत्पन्न करते हैं। हमने सांप का एग्जांपल देखा, आपने, जरूरी नहीं है कि आपको सांप ने काटा,
लेकिन फट से हमारे दिमाग में आ जाता है नहीं नहीं, हिसाब से तो मुझे तो भाई बहुत डर लगता है, विषैला प्राणी है, उसी के आधार से मन विचार करने लगता है। लेकिन यही अगर सर्पमित्र होगा, सपेरा होगा, स्नेक चार्मर होगा, तो उसके विचार बिल्कुल अलग दिशा में चलेंगे। वो कहेंगे मैं इस सांप को पकड़ के उसका विष निकाल कर उसे दवाई में प्रयोग करूँ। दवाइयां भी तो बनती है ना सांप के विष से। इसीलिए हमारा दृष्टिकोण ये तय करता है कि हमारी जीवन शैली हम सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। ये टीम जो है ये बहुत जरूरी है। अगर हमने अपनी मेमोरीज को, हमारी जो स्मृतियां जो छप चुकी है हमारे चित्त पर, अगर उस पर, हमारे संस्कारों पर अगर हमने कार्य नहीं किया, उन्हें परिवर्तित नहीं किया, तो वही वही विचार करेंगे और उसी उसी साइकिल में घूमते रहेंगे, स्वर्ल होते रहेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। देखो आप इंटरनेट कनेक्शन में जुड़ते हो, अगर वो गोल 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 घूमता रहेगा तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, पता नहीं आज मैं क्लास अटेंड कर पाऊंगी या नहीं, थोड़ा सा हम एजिटेट हो जाते हैं। इसीलिए जो टीम है ये अच्छी तरीके से फॉर्म करनी चाहिए। हमारी जो टीम है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल सही दिशा में सही तरीके से चलना चाहिए। अगर हमारे विचार सही और नहीं जा रहे हैं, ये अगर हमें पता चलता है, तो हमारे में वो ताकत, वो पावर आनी चाहिए कि उसे हम बदल सकें। इसीलिए कहते हैं ना, मैं तो कहना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। ये ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो विचारधारा है उसे हम कंट्रोल नहीं करते। हमारे विचार, हम विचारों के ऊपर चिंतन ही नहीं कर रहे। कहते हैं ना, सोचो तो इतना सोचो कि हमारी सोच की दिशा क्या है, उसके ऊपर भी सोचो, सोच समझ कर बोलो। ये नहीं कि मुख से निकल गया और बाद में पछतावा हुआ। सुपरफिशियल चेंज अगर हम करेंगे, ऊपर की तह पर अगर हम चेंजेस लाएंगे, तो उससे कुछ कोई रिजल्ट नहीं हासिल। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सिर्फ आज के दिन को ध्यान में रखकर मेडिटेट कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन से बाहर आएंगे, तो अगर गहराई में नहीं जाएंगे, अगर आप इसकी अनुभूति नहीं ले पाएंगे, ढंग से मेडिटेट नहीं करेंगे, तो बाहर आकर के जैसे थे वैसे ही बाहर निकलोगे। वैसे ही मुरली का भी है, आप जा रहे हैं मुरली का, वहां बैठे हैं लेकिन मन कहीं बाहर भटक, तो क्या फायदा हो वहां बैठ के? इसका मतलब है कि हमारे विचार एकाग्र चित्त होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर, हम जहाँ है वही का सोच। कई बार होता है बैठा तो यहाँ है लेकिन सोच कहीं और चल रही है। पता नहीं है इस क्लास के बाद क्या करना होगा, बच्चों ने खाना खाया या नहीं, या जो भाई लोग होंगे वो सोचेंगे पता नहीं मेरी बीवी ने खाना बनाया या नहीं, या जो कुमार होंगे वो सोचेंगे मुझे अभी खिचड़ी पकानी है। तो इससे फायदा नहीं। कहते हैं ना, तुम जहाँ हो वहीं रुको, इधर उधर मत भागो, तभी अपने आप में आप चेंज कर पाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे आपकी किताब में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एक इंजीनियर है, वो शॉप फ्लोर पे मशीनरी द्वारा पार्ट्स बना रहे हैं। इंजीनियर का काम ही वो है कि मशीनरीज द्वारा काम लेते रहे और नए नए पार्ट्स बनाते रहे। अब हुआ यूं कि उस मशीनरी में कुछ बिगाड़ उत्पन्न हो। अब अगर ये इंजीनियर खुद को तैयार नहीं रखता है, अगर मशीन कंपनी में नहीं आई है, तो आपको पता होना चाहिए उसको चलाने का तरीका, और अगर उस मशीन में कोई बिगाड़ उत्पन्न हुआ तो उसे सुधारने का भी तरीका आना चाहिए, वरना वो इंजीनियर किस काम का। ऐसे ही हमारी इनर इंजीनियरिंग जो है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, उस पर भी हमारा नियंत्रण, हमारा अंकुश होना चाहिए। ये नहीं कि बेलगाम घोड़ा है, आपके हाथ में आपके विचारों की लगाम होनी चाहिए। इसीलिए जो माइंड है, जो निरंतर विचार करते ही रहता है, विचार करते ही रहता है और डिलीट करता ही नहीं है, वो बहुत बहुत कंफ्यूज रहता है। हमारे विचार बहुत अगर डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे तो हम जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ऑर्डर में होने चाहिए विचार,
ऑर्डर में विचार होना कि एक के बाद एक स्टेप लेना चाहिए, खुद को भयभीत नहीं करना, बाप रे आज मुझे शाम को ये करना, शाम को अभी सोचो, अभी आप सुबह में जो टाइम टेबल जो शेड्यूल कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, आप मन को वहां स्थित रखो। शाम का विचार तब करेंगे जब शाम तक पहुंचेंगे। हाँ, प्लानिंग करके रखो, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में अभी मत सोचो, क्योंकि अभी का काम फिर उससे निगलेक्ट होगा। कहते हैं ना, इंग्लिश की वो बहुत अच्छी कहावत है, डोंट ट्राई टू क्रॉस द ब्रिज बिफोर यू कम टू इट। आप उस पुल के पास पहुंचो तो पुल को क्रॉस करने की चिंता अभी से क्यों कर रहे हो? क्या होगा अगर मैं पुल पर जाऊंगा, अगर वो पुल टूट जाएगा? कितनी बार पुल टूटा है, रोज तो जाते हैं उस पुल पे। तो ऐसे विचार जो है नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए। फीलिंग गुड इज वाइटल फॉर द वेलबीइंग एंड बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। हमारे मन और हमारे शरीर को एक बैलेंस प्राप्त करने के लिए अच्छे विचारों की उत्पत्ति करनी चाहिए। कहते हैं ना, आपका जो मन है, जिस दिन आपको भारीपन लगता है उस दिन आप कार्यशील नहीं होते, आपके हाथ से सही सही कार्य हो भी नहीं पाते। इसीलिए हमारा ध्यान हमारे विचारों पर होना चाहिए, मन को भारी नहीं करना है। फिर हम आते हैं क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे। हमारे मन की जो क्वालिटी है, हमारे विचारों की जो क्वालिटी है, वो कैसी होनी चाहिए? बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अगर हम खुद को शक्तिहीन महसूस करेंगे, निढाल महसूस करेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द वैसा ही वातावरण निर्माण करेंगे। एक माँ जो अपने बच्चे को बड़ा करती है, अगर माँ पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो वो अपने बच्चे को सही सही संबोधन करती है। अगर नैगिंग टाइप की होगी, नींद में निकालने वाली होगी, तो बच्चा भी दब्बू बन जाता है। विश्वास होना चाहिए अपने लोगों पर, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। ये होती है क्वालिटी थॉट्स की। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट आर द पावर्स ऑफ माइंड। सबसे पहला काम मन करता है वो विचारों की निर्मिति करते रहता है। हमेशा विचार हमें पास्ट में ले जाते हैं, विचार हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में करते हैं, या फ्यूचर के बारे में भी हम विचार, हमारी विचारधारा चलती रहती है। अगर हमने कोई नई जगह देखी तो हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जान पहचान वाले हैं, वो कहने लगे अरे हम तो वहां गए थे, ऊटी गए थे, ऊटी से फिर हम कोडाईकनाल आए, लेकिन हमको तो कोई महसूस ही नहीं हुई, दोनों जगह एक जैसी लगी। तो ये काम होता है, सबसे पहली स्टेप होती है हमारे मन की, कि वो विचार जनरेट करता है और विचार जनरेशन के आधार पर वो कंपैरिजन भी करने लगता है। फिर दूसरा है, विचारों से हमारे मन का दूसरा क्या काम होता है, विजुअलाइज करना। एक पिक्चर तैयार कर हो जाता है हमारे मन में, जैसे कि हम हमेशा मेडिटेशन में भी करते हैं। आप जब मेडिटेट करते हो तो आपके मानस पटल पर आपका निज धाम, परम धाम, वो बिल्कुल सही सही उसको विजुअलाइज करते। ये नहीं कि इमेजिन करो, क्योंकि इमेजिनेशन ऐसा है कि आपको कहीं के कहीं ले जा सकता है। ये फर्क है विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। विजुअलाइज माना जो हमने की है चीज, उसे सामने हमारे मानस पलट पर लाना। जैसे कि अगर यहाँ बैठे बैठे अगर हमने सोचा कि हमको अपने फ्रिज में से पानी लाना है, तो यहाँ बैठे बैठे ही आपके फ्रिज की जो आकृति है वो आपके सामने अपने आप आ जाएगी ना। आपको आपके फ्रिज का कलर, फ्रिज का टाइप आसानी से आपके ध्यान में आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि आपको जब आप ध्यान धारणा करते हैं तो आप सही सही दिशा में
विजुअलाइज करो, क्योंकि परमात्मा से आपका रिश्ता इसी आधार पर जुड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, हम क्या करते हैं उसके आगे विजुअलाइजेशन, हमें क्या विजुअलाइजेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सही सही अगर हम सही दिशा में विजुअलाइज करेंगे तो हम डिसीजन भी सही तरीके से लेते हैं। अगर हमारे विचारों में क्लैरिटी होगी तो ही हम सही निर्णय ले पाएंगे। विचारों के आधार पर ही तो हम एक निर्णय ले पाते हैं ना। अच्छे विचार हमें अच्छा निर्णय दे पाता है, वरना क्या हो जाएगा, हम भटक जाएंगे, गलत निर्णय लेंगे, गलत संगत सोबत में इंसान इसीलिए आज फंस रहा है। उसे लगता है क्या हुआ थोड़ी देर टीवी देखा तो, क्या हुआ अगर मैंने थोड़ी देर ये कर लिया तो, नहीं, इसके फायदे और नफा नुकसान ये ख्याल में रखना है, इसको विजुअलाइज करना है और फिर इसी से हमें डिसीजन लेना है। क्या इतनी देर आवश्यक है हमें टीवी के सामने समय व्यतीत करने की, ये हमें सोचना है। फिर हम आते हैं आगे, द थर्ड फंक्शन वी एक्सपीरियंस थ्रू विजुअलाइजेशन विच आर रिकॉर्डेड इन आवर सोल। यानी क्या हो जाता है कि हम जो विजुअलाइज करते हैं हमारे मानस पटल पर जो एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, अगर आप सक्सेस का पिक्चर क्रिएट करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं तो हार जाऊंगा तो नेचुरली आपको तो हार नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमारे जो विचार है वो बीज रोपण है, उसको फलीभूत करना हमारे हाथ में। विचारों को फलीभूत करने का सही सही तरीका ये है कि इन विचारों को अगर मैं कर्म में लाती हूँ तो क्या मेरे कर्म मुझे अपने मार्ग में जो रोड़े आ रहे हैं उसे पार करने में मददगार साबित होंगे या नहीं, इसके बारे में सोचना है और फिर आगे इस दिशा में बढ़ना है। ये जो विचार है जो कर्म में आते हैं उसका क्या होता है, फिर आगे हमने विचार किया, फिर हमने निर्णय भी ले लिया कि हाँ ये ठीक है, ये कार्य करना, ये कार्य मुझे करना चाहिए। कार्य करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अपनी, कितनी बार हमने देखा है हम अगर कार्य करते हैं अपने विचारों के आधार पर एक निर्णय लेते हैं, हाँ ये विचार अगर मैं अमल में लाऊंगी तो जरूर मुझे फायदा होगा, तो हम क्या करते हैं उस कार्य को अमल में लाते हैं। उससे क्या हो जाता है, फिर कार्य करने के क्या फायदे हैं, क्या हो जाता है उससे, बहुत इजी उत्तर है। मैंने विचार किया, फिर मैंने उस पर निर्णय लिया और मैंने किसको हैंड ओवर कर दिया, अपनी बुद्धि को। बुद्धि संस्कार बनते हैं क्या दीदी, संस्कार बनते हैं? करेक्ट 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 करेक्ट। आप शांत बैठ जाते हैं ना तो मैं भी थोड़े कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं नहीं, संस्कार। तो पहला हमने देखा विचार उत्पन्न हुए, फिर दूसरा हुआ हमने बुद्धि की ओर उसको हैंड ओवर कर दिया, फिर बुद्धि ने क्या किया उसके ऊपर एक निर्णय लिया कि हाँ ये कार्य में आना चाहिए, फिर हमने कार्य किया, कार्य करके क्या हो गया, उसका संस्कार रूप में एक संस्कार बन गया। हाँ सॉरी, कार्य करने के अनुभव के आधार पर एक संस्कार बन गया। अब ये हो गई एक दिशा, एक हमको दिशा मिल गई। फिर से हमको विचार उत्पन्न करना है, तो वो किस आधार पर हो गया, हमारे संस्कारों के आधार। इसीलिए बाबा हमेशा सावधानी देते, संस्कारों को परिवर्तित करो। आप मन बुद्धि से मुझसे कनेक्ट हो जाओ, लेकिन संस्कार परिवर्तन का कार्य किसे करना है, मूल आत्मा को।
बाबा ठीक हो रहा है, पुरुषार्थ में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं बढ़ रहा है। ये हम संस्कार परिवर्तन की ओर जो हम संस्कारों के कारण ही हो रहे हैं ना ये सब। अगर हम निश्चय कर लेते हैं, चाहे कुछ करे, हम निश्चय कर लेते हैं नहीं ये जो मेरे पुराने संस्कार है इसको मुझे योग में भस्म ही योग नहीं हुआ, तभी मुझ में परिवर्तन आएगा, अच्छा परिवर्तन। तो संस्कार के ऊपर होना ही चाहिए, बहुत बहुत आवश्यक पॉइंट चाहिए। इसीलिए कहा है ना, अपने विचारों को हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। ये आपकी चॉइस है क्या विचार करना है और क्या नहीं करना है। भगवान ने तो हमको सब कुछ दे दिया, लुटा दिया है हम पर सारा धन, कुछ नहीं उन्होंने अपने पास रखा, सारा का सारा धन हम पर लुटा दिया है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है हम सही सही उसमें से चुने, सही चुनाव करें। इसके लिए बहुत सुंदर भक्ति मार्ग में उदाहरण है कि विचारों को हम नियंत्रित कैसे रखें। बाबा ने तो मुरली द्वारा हमारे लिए रोज अच्छे अच्छे विचार भेजे हैं, लेकिन हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनको नियंत्रित करके, उनको खत्म करके हम आगे कैसे बढ़े। इसके लिए भक्ति मार्ग का बहुत सुंदर चित्र हमें दिमाग में लाना चाहिए, और वो है गणेश जी। गणेश जी किस पर सवारी कर रहे हैं? उंदीर पर, उंदीरावर, करेक्ट, चूहे पर है ना, चूहे पर है सवार। अब चूहा क्या करता है? चूहे का कार्य है काटना और काटना, कतरते रहता है, मुंह चलाते रहता है। अगर हमारा मान लीजिए आप किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छी सोच है आपकी, कोई आपके पास आ गया और कहने लगा हाँ बहन जी आप तो बोलती हैं ये इंसान अच्छा है, या यहाँ जाने से फायदा है, लेकिन मेरा तो अनुभव ऐसा है। उसने एक आपके दिमाग में चूहा छोड़ दिया, यानी इतने दिन जो आप प्रयास कर रहे थे, जो अच्छे अच्छे विचार आप कर रहे थे उस सिचुएशन या उस व्यक्ति के बारे में, इमीडिएटली आपका विचार परिवर्तन हो गया। और हो सकता है आप भी उस जो अच्छे विचार उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, आपका भी मन परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए उस चूहे को अपने गणेश जी बनकर कंट्रोल करना है, वरना ऐसा हो सकता है इतने से चूहे पर इतना बड़ा स्वरूप गणेश जी का बैठे तो चूहा तो मर जाना चाहिए। ऐसे ही हमको करना है अपने विचारों के पास, ये नहीं कि विचार हमें कंट्रोल करो, हमें विचारों को कंट्रोल करना है और कहना है कि अभी जैसे कि आप बहुत बिजी है और आपके घर मेहमान आ गए। हाँ, आप अब मान लीजिए, मेरा ही उदाहरण लीजिए, आप मैं क्लास ले रही हूँ और कोई बाहर आकर बेल दबा रहा है, मुझे कहते आना चाहिए ना भाई अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आना, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। वैसे ही ये जो विचार, जब हम योग युक्त या योग करने बैठते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तब ये जो विचार आते हैं, कई बार आते हैं, देखो विचार उत्पन्न होते हैं, हम बैठे तो लेकिन हमारी विचारधारा तो और जा रही है। उन विचारों को नियंत्रित करते आना चाहिए, यही है सही तरीका। इसलिए कहते हैं ना, क्रिएटिंग थॉट्स बाय चॉइस। आपके हाथ में है विचारों को निर्माण करना। किसी और को दोष मत दो, अरे इसके कारण मेरा मन परिवर्तित हो, नहीं, आपको अपना मन परिवर्तित तभी करना है जब आपका अंतर्मन आपको कहता है कि हाँ यही दिशा सही है और ये दिशा गलत है। फिर नेक्स्ट है डेवलपिंग थॉट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। हमारी जो बुद्धि है वो क्या करती है, जो मन नए नए थॉट्स उत्पन्न करता है, उसके ऊपर वो निर्णय लेता है, और निर्णय लेने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है उसे फिर हम संस्कार के रूप में अपने पास छप जाता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, हमने अभी पिछले यूनिट में देखा कि हमें अपने नॉलेज को, हमारे ज्ञान को क्या करना है, मंथन करना, विचार सागर मंथन करके जो हमारे अंदर दबे हुए बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको परिवर्तित करने आना चाहिए और उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले
जाने की हम लोग क्षमता होनी चाहिए। इसी को कहेंगे पावरफुल योग। पावरफुल योग तभी होगा जब हमारी विचारधारा को हम अच्छी दिशा पर मोड़ पाएंगे और अच्छा अनुभव, अच्छा आनंद ले पाएंगे हमारे जीवन से। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इसमें इंटेंशंस। द फर्स्ट दैट कम्स बिटवीन इंटेंशन एंड एक्शन इज थॉट। हमारी जो इच्छा है वो तो अच्छी है कि मैं सबका भला करूं, पर अगर मेरी कथनी और करनी में अंतर हो गया तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। जो मैं सोचती हूँ अगर वही मैं करती हूँ तो मैं सबका विश्वास जीत पाऊंगी, वरना क्या होगा, लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। मेडिटेशन करने का ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। जो भी हम इच्छाएं रखते हैं वो हमें किसी ज्योतिष के पास जाकर पूछने और सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जैसा सोचोगे वैसा आवाज बनोगे। बहुत धीमी आ रही है। आवाज फिर से धीमी आ रही है। अब माइक मैंने फिर से पास लिया, ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब हाँ दीदी आप आ रही है ना? हाँ दीदी आ रही, ये तो है आवाज। जैसे कि आपके किताब में ये तो है ना? हाँ, त्यांचं कदाचित इंटरनेटचा प्रॉब्लेम असेल। जैसे कि कहा है कि अगर मैं इच्छा रखती हूँ चाय पीने की तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा अपनी जगह से और उठकर चाय सामग्री बनाना जमा करनी पड़ेगा। पड़ेगी। अच्छा, सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेगी और फिर चाय चाय बनाना बनानी पड़ेगी। इसके लिए लेकिन मुझे प्रयास तो करना, हाँ प्रयास तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ और बाबा मैं आपकी याद में बैठी हूँ और मेरा काम कर दो, कर्म करना ऐसा हो सकता है? पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। ये नहीं मैं योग युक्त रहेगी, बाबा आप कर लो काम, ऐसे नहीं होगा। बाबा हमें शक्ति प्रदान करते हैं, बाबा हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं, लेकिन कार्य तो हमें ही करना है। और कार्य से प्राप्त हुई अनुभूति ये भी हमें ही मिलती है। आपके कार्य से किसी और का तो फायदा होगा या नहीं, लेकिन खुद का तो जरूर होगा ना। इसीलिए सिर्फ विचार करने से कुछ नहीं होगा, उन विचारों को कार्यशील करना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स हमारे अंदर की आवाज। आज आप जितने भी कैदी हैं उनसे आप पूछो, वो कहते हैं पता नहीं मैंने अपने अंदर की आवाज को या अंदर के इंसान को मार डाला, उससे क्यों मेरी बुद्धि भटकी पता नहीं, वो भी पश्चाताप करते हैं। मेडिटेशन का यही बहुत बड़ा फायदा है, हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। आज तक तो बाहर की बातें बहुत सुनी, बाहर से बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, इतना ज्ञान इकट्ठा किया, इतना ज्ञान इकट्ठा किया कि हम और कंफ्यूज होते चले गए। लेकिन अब हमें क्या करना है, आत्मिक स्थिति में रहकर अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है और उसे कार्य में लाना है। हमारी जो अंतरात्मा है वो एक कंपास की तरह हमें डायरेक्शन देती है, कंपास की तरह हमें डायरेक्शन करती है और हमें अच्छी दिशा में, अच्छी ओर में ले जाती है। द प्राइस ऑफ किलिंग द कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली हाई एंड पेनफुल। अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते नहीं है, उसे निग्लेक्ट करते हैं तो उसका परिणाम बहुत दुखदायी है। यह हम कैदियों को देखकर ही जान सकते हैं। वो खुद कहते हैं कि पता नहीं उस समय मेरे मन में ये ख्याल पता नहीं कहाँ से आया, मैंने बहुत बुरा कार्य किया, ये मैंने नहीं करना चाहिए था। इसीलिए हमें अपने अंतर मन में हमारे भीतर की आवाज को साइलेंट नहीं करना है, उसे सुनना है। और कई बार कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा है। बच्चा क्यों कहा? हमारे अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है। बच्चा क्यों कहा? क्या कारण होगा उसे बच्चा कहा अपने मन को?
बच्चा कैसा रहता है ना बच्चा कैसा रहता है? लहान मुलं चंचल होता है. मन बच्चा ही रहता है. नाही, सगळ्यात इथे या संदर्भात विचारते मी अंतरात्मा के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि बच्चा कैसा होता है? बहुत इनोसेंट परमात्मा के लिए हम इनोसंट. हा इनोसंट. इनोसेंट है ना, निरागस असतो. त्याच्यावर कधी असं ही भावना नसते की मी याला सॉरी हिंदी में उसमें ये भावना नहीं होती कि मैं किसी से फायदे उठाऊं, किसी को लूटूं, किसी को मारूं पीटूं. नहीं, वो बहुत निरागस असतो. निरागस असतो. निष्पाप इसीलिए कहा गया है कि हमें हमारी अंतरात्मा जो बच्चे स्वरूप निष्पाप है, जो 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 निष्पाप है, हमारी अंतरात्मा इतनी निष्पाप, इतनी स्वच्छ है, तो उसको दबाना नहीं है. हम दबाते किस आधार पर है? हमारे फॉल्स सेल्फ डिसेप्शन के कारण, ईगो के कारण, अहंकार के वश हम उस बच्चे को गायब कर देते हैं, उसे दबा देते हैं. अंदर की आवाज को हम दबा देते हैं. और अहंकार जो होता है ना, वो क्या करता है? फिर किसी की बात नहीं सुनता है, खुद की भी बात नहीं सुनता. इसका ही प्रतीक दिखाया है रावण के रूप में. 10 शीश दिखाए ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, भय और आलस्य. पहले 5 है पुरुष रूपी और बाद के 5 है स्त्री रूपी. ये 10 शीश वाला जो होता है रावण, इसको हमारे कहीं स्थान देना नहीं. हमारे अंदर के निरागस मन को, निरागस कोमल और निरागस बच्चे को जागृत रखना. इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस. इसीलिए जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, वो भी कितनी इनोसेंट होती है. हमारे दादियों को देखो, अभी भी कितना इनोसेंस है उनमें. उनके अगर आप क्लासेस अटेंड करते हैं, वो बहुत, मेरा समय की तरफ ध्यान ही नहीं है. उनके अगर हम क्लासेस अटेंड करते हैं तो कितनी सादगी से वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं. कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने विचार हमारे सामने प्रदर्शित कर रही है? नहीं. वो क्या कर रही है? वो हमेशा बाबा से हमें जोड़ने का प्रयास कर. सही है ना? तो इतना इनोसेंट हमें बनना है, हमारा बच्चे की तरह रहना है. बच्चा कैसा होता है? वो सीखने में उसे शर्म नहीं आती है. हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो पूछने में हमें थोड़ी लज्जा आती है कि हाय मैंने पूछ लिया या मैंने गलत जवाब दिया तो लोग मुझे हंसेंगे. नहीं, अपने अंदर के बच्चे को मत मारो, तभी हम अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं. फिर आते हैं हम इंटेलेक्ट पर. इंटेलेक्ट माना बुद्धि. बुद्धि क्या करती है? हाउ टू ट्रेन द इंटेलेक्ट. कैसे हम अपने बुद्धि को ट्रेन करें? हम बुद्धि को अच्छे विचार देकर, अच्छे निर्णय लेने की क्षमता, योग युक्त रहकर, उस ज्ञान के आधार पर हम अपने बुद्धि को सही दिशा में रख सकते. कहते हैं ना, बुद्धि का कांटा सीधा. अपने बुद्धि का कांटा अगर सीधा होगा तो आपके निर्णय कभी गलत नहीं होंगे. और ये बुद्धि का कांटा सीधा रखने का सही तरीका है राज योगी, योग युक्त रहो. फिर हम आते हैं our activities which have taken place without much thought. अगर हमने अपने कार्य जो किए हैं बिना विचार किए, बिना आगे सोचे का आगे पीछे ना सोचते हुए अगर हम कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम भी हमें, उसका फल भी हमें उसी स्वरूप में मिलेगा. इसीलिए विचारों को अच्छी दिशा में सृजन करना या मार्ग दिखाना, ये किसका काम है? बुद्धि का. इसलिए बुद्धि भी कैसे होनी चाहिए? स्वच्छ, प्लेन बुद्धि, इनोसेंट हो. एन एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलेक्ट. मन के अंदर
जो हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं उसी के आधार से हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार फिर हमें आगे जीवन में बढ़ाते हैं। फिर हम आते हैं इसमें इमोशंस। इमोशंस माना क्या, हमारे फीलिंग्स निर्माण होते हैं ना हमारे मन में। हाँ, हम अगर कोई विचार करते हैं उसी आधार पर हमारे फीलिंग्स होते हैं। आपके चेहरे से ही झलकता है कि आपके मन के अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, भले आप बोलो या ना बोलो। चेहरा ही दर्पण है ना विचारों का, मन का दर्पण कहते हैं ना। हाँ दीदी। जी हाँ। Yes, दीदी। Emotions stems from the lower physical part of our nature which is out of control. अगर हम देह भान में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे विचार जो है वो बड़े डिस्ट्रक्टिव होते जाएंगे। लेकिन आत्माभिमानी जो इंसान होता है वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। ये भी हमने पार्ट देखा है, सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस। Emotions such as anger, jealousy are easy to recognize. They make us feel bad. हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाला आज बिल्कुल अच्छा फील नहीं, अच्छा महसूस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी से ईर्ष्या कर रहा है, या हम खुद के बारे में भी आज मैं अच्छा नहीं फील कर रही। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई किसी और के लिए। इसीलिए कहते हैं कि अपने जो इमोशंस है उसे भी हमें कंट्रोल करते होना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने के कारण हमारे जो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं इमोशनली। बाबा हमेशा हमें सावधानी नहीं देते हैं, किसी भी आत्मा से बहुत अटैचमेंट रहो, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है, पता नहीं कौन किसको कब छोड़ेगा। बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट अगर किसी व्यक्ति से, किसी आत्मा से होगी और वो अचानक हमें छोड़कर चले जाएगा तो हमारी स्थिति इतनी इम्बैलेंस हो जाती है कि बात मत पूछो। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को मारने और मारने पर उतर हो जाते हैं। इसलिए इस इमोशंस को, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत बहुत आवश्यक है। एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, वो किसी भी भावनाओं में बहते हुए नहीं जाएगा। Never make promises when you are in a very good mood. बहुत हैप्पी मूड में रहेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस मत करो, वो नहीं तो आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो समझो, भावनाओं के बहाव में मत बहो। हाँ मैं जरूर कराऊंगी आपके पास, ये करूंगी वो करूंगी, नहीं। सोचो मेरा टाइम टेबल क्या है, मुझे क्या करना है, ये तय करो और फिर सामने वाले को प्रॉमिस करो, क्योंकि वो भी तो आप पर निर्भर रहेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा भावना के भाव में हमें बहते हुए नहीं जाना है, साक्षी दृष्टिया होकर रहना है। इसके लिए बहुत अच्छी कहानी हम यहाँ पर, समय है हमारे पास, अभी तो 9 ही हुआ, 9:30 तक है, चलेगा ना? हम आगे बढ़ेंगे तो चलेगा दीदी, चलेगा ना? हाँ दीदी। तो इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। एक बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा है, हाँ, और वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। अचानक माँ किसी काम में व्यस्त थी, फिर उसको याद आया, अरे हाँ मुझे तो जाना चाहिए अपने बच्चे को पिकअप करने। तो वो निकल पड़ती, लेकिन क्या हो जाता है, अचानक बहुत तूफान और बिजली कड़कने लगती है। वो बेचारी डर जाती है, हाय मेरा बच्चा वहाँ अकेला है, डर के मारे उसको चाबी नहीं मिलती है अपनी गाड़ी की, और कंफ्यूज हो जाती है, और डर बढ़ता है और डर बढ़ता है। फिर सोचती है पता नहीं मेरे बच्चे को किसी ने उठाया तो नहीं होगा, या डरा तो नहीं होगा, इतनी भयंकर बिजली कड़क कड़क चमक रही है, और मेरे पहुंचने तक अगर बरसात शुरू हो जाएगी तो वो भीग जाएगा, बीमार पड़ेगा। ऐसे ऐसे विचार करते करते वो वहां पहुंचती तो वो क्या देखती है, वो बच्चा खुशी खुशी पोजेस दे रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कभी ऐसे कर रहा है। वो सोचती है मैं तो इतनी टेंशन में आ गई और ये तो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। फिर वो पूछती है तुम्हें डर नहीं लगा? अभी बच्चा, जो मैंने कहा ना हमारे अंतर्मन बच्चे जैसा है, ये बच्चा इतना इनोसेंट है। उसने कहा मम्मी किस बात का डर, मुझे तो लगा भगवान का कैमरा फ्लैश कर रहा है इसलिए मैं उनको पोजेस दे रहा हूँ। देखो कितनी अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खुद को इमोशंस के आधार पर इम्बैलेंस मत करो अपनी मनस्थिति को। हाँ, भावनाओं के बहाव में बहुत मत बहते जाओ, वरना क्या होगा, आप बहुत इम्बैलेंस हो जाओगे।
जो कार्य आपको करना है वो भी आपके हाथ से वो मौका छूटते जाए। टू मच फीलिंग्स में आना इज नॉट अ गुड थिंग टू डू इन लाइफ। थोड़ा अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। थोड़े अपना विचार, इमोशंस नेचुरली कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, हम फिर वही उसी बात पर आ गए, हमारे थॉट्स पर, हमारे विचार पर, विचारों पर हमें नियंत्रण रखते आना चाहिए। फिर अब हमने देखा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया विचारों के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया हमारे इमोशंस के बारे में। तो टी हो गया टीम का, ई हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, ई फिर है विचार देखे, भावनाएं देखे। नेक्स्ट कौन सा, ई के बाद क्या आ रहा है टीम में? हम टीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, शुरू में मैंने कहा था, ध्यान है आप लोगों का? निर्णय ना दीदी। टीम के बारे में हमने शुरुआत की थी ना, टी मेमोरी ई ए एम। ए माना मेमोरी नहीं, ए माना एटीट्यूड, टी ई ए एम। अब डायरेक्ट एम पे चलो। मेमोरी एटीट्यूड, एटीट्यूड मेमोरी नहीं, मेमोरी नेक्स्ट पॉइंट है। नहीं, नेक्स्ट आखिरी का नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड माना दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। हमने विचार देखा, हमने अपने इमोशंस देखे, यानी अपनी भावनाएं देखी। अब हम आते हैं अपने दृष्टिकोण पे। वृत्ति हमारा वृत्ति, करेक्ट, हमारी वृत्तियों पर हमारी वृत्ति जो है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो अच्छा होना चाहिए, सबके लिए शुभ भावना होनी चाहिए, है ना। द मैन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड रिमेन्स मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर हमारी वृत्ति पावरफुल है तो नेचुरली हम औरों को भी प्रेरणादायी बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा, हम वी शुड बी डिटरमाइंड। कोई कार्य अगर हम करते हैं, हाथ में लेते हैं, उठाते हैं, तो हमारी वृत्ति जो होती है उसके लिए दृढ़ता पूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि आज किया फिर कल सोचेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, उसको, उस कार्य को मुझे सफल करना है, ये वृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें बाधा करें। हमारी जो वृत्ति है वो हमेशा हमें सही दिशा में बढ़ानी चाहिए। इसको कहते हैं ना, लाइफ को देखने का दृष्टिकोण जो अगर आपका पॉजिटिव होगा, तभी हम पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बन सकेंगे और हम विचलित नहीं होंगे, बिल्कुल अड़े रहेंगे, अटक रहेंगे। चैलेंजेस तो आएगी, ये जरूरी नहीं है कि आप कार्य कर रहे हैं और हमेशा आपको सफलता मिले। या फिर ये भी हो सकता है आप कार्य कर रहे हैं, कोई आपके बारे में चर्चा कर रहा है, इन्होंने इतना बड़ा टास्क ले लिया लेकिन मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे। लेकिन ऐसे विचारों में हमें भटकना नहीं, अटकना नहीं है। हमारी वृत्ति, हमारे एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू द पॉजिटिव आउटकम। वृत्ति अगर सही होगी तो ही हम कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुड बी कॉन्फिडेंट। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो माइंडसेट है, वो इसी आधार पर है। हमारी वृत्तियों के आधार पर ही हमारी सोच बनती है। देखो, इसीलिए वो जो टीम है ना, बिल्कुल साइक्लिक पैटर्न में ही चलती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। फिर हम आते हैं मेमोरी पे। सॉरी, मैंने आपको, एटीट्यूड के बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे थे। माई ऑनेस्टी इज माई एटीट्यूड। ये मेरा एटीट्यूड है, ये मेरी वृत्ति है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर ही मैं चलती हूँ। अपने अपने एटीट्यूड को आप पक्का करते जाओ। सब में कोई ना कोई क्वालिटीज होती है, कोई ना कोई विशेषता होती है। उस वृत्ति को हमको बढ़ाना, हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं, पॉजिटिव वृत्तियां हैं, उसको हमें, उन पर हमें दृढ़ रहना। ये नहीं कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिविटी का है लेकिन चलता है थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो चलो, नहीं। हमारी वृत्ति ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड है। हमारा भाग्य हमारी वृत्तियों के आधार पर ही बनता है।
कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमने देखा कि TEAN, टी माना थॉट्स, थॉट्स माना विचार, ई माना इमोशंस, इमोशंस माना भावनाएं, हमारी प्रवृत्ति भावना, और फिर आते हैं ए एटीट्यूड, Attitude. वृत्ति, और अब आते हैं एन, एन पर, जो आपको बिल्कुल याद था, आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, Memory. सबकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, सब मेमोरी पे आ गए थे, है ना। तो हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो मन है, वो हमारी मेमोरी के आधार पर ही विचार करते हैं। इट इज बैक्ड बाय मेमोरी, आवर माइंड इज बैक्ड बाय मेमोरी। हम जो एक्सपीरियंसेस अनुभव करते हैं इस जीवन में, वो हमारे संस्कारों के आधार पर है। इसीलिए कई बार ये देखते हैं ना कि छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा कला प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसकी जो पास्ट की जो मेमोरीज है वो लेकर बच्चा, वो संस्कार लेकर बच्चा इस दुनिया में। तो हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसी के आधार पर हम क्या उत्पन्न करते हैं, हमारे विचार। हमेशा फिर से ये मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि जो हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, हमारे संस्कारों के आधार पर। ये हमने काफी डिस्कस कर लिया। तो मेमोरी माना क्या, हमारे अंदर के संस्कार। संस्कार हम बहुत मार्ग से उत्पन्न करते हैं। एक होता है हमारा निजी संस्कार, जो ओरिजिनल संस्कार जो हम लेकर आते हैं परमात्मा से। बच्चा जब छोटा होता है इसमें परिपूर्ण होता है, आत्मा एकदम नई नई है। इसलिए कहते हैं ना, सचमुच की दुनिया कैसी होगी, एकदम पवित्र, शांत, प्रेम भरी, सुख भरी। तो ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है। दिस इज आवर ओरिजिनल मेमोरी यूटेंसिल। हमारे मेमोरी में छपे हुए हैं ये सातों गुण, भरपूर है। फिर हम जब जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ पास्ट के भी मेमोरीज लेकर, पास्ट के संस्कार भी उसमें होते हैं। फिर जैसे जैसे वो माता पिता और घर के माहौल में संगत सोबत में, फिर बाद में वो स्कूल में जाने लगता है, तो यानी संगत और सोबत के भी संस्कार उसमें छप जाते हैं। परिवार के संस्कार आते हैं, संगत सोबत के संस्कार आते हैं, और बाद में उसका अपना दृढ़ता का भी संस्कार। दृढ़ता के संस्कार के दो दिशाएं होती है। यहाँ दृढ़ता का संस्कार अगर आपने है तो आपको एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जा सकते हैं। आज जो कलयुग की दुनिया है इसमें हम यही देख रहे हैं, कई लोग ऐसे 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 हैं कि खुद को भूलकर पूरे विश्व की सेवा में लग जाते हैं, पूरा त्याग करते हैं। नहीं तो कई स्वार्थी भी नजर आते हैं जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। तो दृढ़ता का संस्कार दो दिशा में हमें ले जाता है। अगर हमारे में दृढ़ता का संस्कार अच्छे दिशा में ले जाएगा तो हम अच्छा इंसान बना देगा। जैसे कि मदर टेरेसा हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, हमारी दादियां हो गई, इनमें बहुत दृढ़ता का संस्कार था। आसान नहीं था इस मार्ग पर चलना। और अगर हमें दृढ़ता का संस्कार है लेकिन हमारे विचारों का बहाव गलत दिशा में है, तो उसमें से टेररिस्ट या हिटलर ये भी वहीं से उत्पन्न हुए। इनके भी विचार दृढ़ थे लेकिन दिशा गलत हो गई। इसीलिए हमारे जो मेमोरी है उस आधार पर जो हम विचारों का सृजन करते हैं वो उसकी दिशा सही सही है। बहुत इमोशनल होकर नहीं, बहुत भावना प्रधान होकर हमें निर्णय नहीं लेना है। अति भावना प्रधान होने के कारण हम गलत दिशा पकड़ सकते हैं। दृढ़ता का संस्कार हमें होना चाहिए जो हमें सही मार्ग पर ले जाए। और इस बच्चे को भी, हमारे जो परिवार में जो बच्चे हैं उनको भी यही माहौल हमें क्रिएट कर देना चाहिए कि उनके अंदर अच्छी स्मरण शक्ति उत्पन्न हो। ये नहीं कि हम हमेशा उसे डांटते रहे, फटकारते रहे, तुम तो ऐसे ही हो, तुम कभी नहीं बढ़ोगे, तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो।
ऐसे नहीं, फिर उसके मेमोरी में यही छप जाएगा, मैं तो नालायक, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे इनके हम ऐसा माहौल बनाए कि सब हमसे अच्छे अच्छे मेमोरीज लेकर चले, और अच्छे विचारों के कारण से हमारी जीवन में सफलता और आवर लाइफ बिकम वेरी प्रॉस्पेरस, और हमारी हमें परिपक्वता भी प्रदान करता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, वन विथ राइट एटीट्यूड एंड लेस स्किल कैन स्टिल रीच हिज गोल। अगर आपकी वृत्ति अगर अच्छी है, लेकिन आपने थोड़ी कला की कमतरता है, फिर भी आप आपके लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बट विदाउट राइट एटीट्यूड, लेकिन अगर आपकी वृत्ति सही दिशा में नहीं है पर आपके पास कला है, तो क्या होगा, आप आपकी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में ईगो है। जो ईगो होता है वो हमारे प्रोग्रेस के मार्ग में आड़े आता है। मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, आप मुझे मत सिखाओ, इससे क्या होगा, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ये जो टीम हमने देखी है, ये टीम का हमें सही सही उपयोग करके आना चाहिए। इसीलिए हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा आचरण, ये हमारे नियंत्रण में है, ना कि हम भावनाओं के बहाव में बहते जाए। तो ये जो टीम वर्क है, ये अच्छी तरीके से चलते आना चाहिए, बिकॉज दिस पैटर्न गोज इन अ साइक्लिक फॉर्म। ये एकदम साइकिल के रूप में चलता है। थॉट्स कम, थॉट्स जनरेट्स इमोशंस, इमोशन विल फ्रेम योर एटीट्यूड, attitude will turn into your memories, and again based on the memories you generate new thoughts। विचार हमारी भावनाओं को उत्पन्न करता है, भावना हमारी वृत्ति में प्रदर्शित होती है, वृत्ति हमें कार्यान्वित करती है, उस कार्य से जो हम अनुभव करते हैं उसके हम पर संस्कार बनते हैं, जो हम पर संस्कार बनते हैं उसी के आधार पर हम नए विचार सोचते हैं। इसीलिए हमको पहले प्रथम ये करना चाहिए कि हमारे संस्कारों को हमें परिवर्तन करना, ये हमें ध्यान रखना, इसका हमें बहुत बहुत ध्यान रखना आवश्यक। इसलिए बाबा कहते हैं मन और बुद्धि से नहीं कर सकता, लेकिन संस्कार को परिवर्तन करना ये आपकी वृत्ति, आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए हम कौन है, हम नंबरवार पुरुषार्थ, नंबरवार है ना हम पुरुषार्थ। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो वृत्तियां हैं, इनको अगर हमारी हम ये जो मेमोरीज है हमारी, इनको हमें इरेज करना है हमारे माइंड से। तो सबसे अच्छी युक्ति है योग करके हमारे पुराने संस्कारों को भस्म कर। यही एक बहुत सही और सटीक तरीका है। पुराने जो हमारे संस्कार है, उनसे अगर हमको निजात पानी है, छुटकारा पाना है, तो यही सही तरीका होगा कि हमें योग युक्त रहकर इस योग में हमारे पुराने संस्कार को अलविदा करना है, भस्म करना। ठीक है ना। अब हम आते हैं आपके नए पॉइंट पर। इसीलिए यहाँ पे कहा भी है, खिले रहो, खुले रहो और खाली रहो। खिले रहो, खुले रहो। खिले रहो यानी मन में हर्षितता होनी चाहिए चेहरे पर, चेहरा हमारा खुशनुमा रहना चाहिए। खुले रहो माना किसके लिए खुले रहना है, अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान, कहाँ से हम अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। और फिर खाली भी रहो। खाली किससे रहो, unnecessary wasteful thinking, overthinking is not good for our mind and matter, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा विचारों की श्रृंखला को बढ़ाते रहना, वही विचार करो जो हमारे लिए उपयुक्त है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द पावर ऑफ साइलेंस। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है
हमें शांति में रहने की बहुत, इसीलिए हम एक दूसरे को विश भी कैसे करते हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ओम शांति। We have to walk 6 steps to silence. हमें 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे शांति की ओर बढ़ने के लिए, अंतर यात्रा में बढ़ने के लिए। एक तो क्या होगा, शांत रहेंगे तो क्या होगा, शांत रहेंगे तो हमारे विचारों में परिवर्तन होगा, हम हमेशा प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, विचारों में शुद्धता होगी। ये कैसे आएगी, शांत मन से। बदले वाला भावना जिसमें होगी वो तो बड़ा अशांत रहेगा, खुद भी अशांत रहेगा और वातावरण को भी अशांत कर देगा। इसीलिए शांति को अपने जीवन में धारण करना है। वी हैव टू वॉक 6 स्टेप्स टू साइलेंस। सबसे पहला पॉइंट है, दोनों जल्दबाजी मत करो, जल्दी जल्दी फैसले मत लो, ठीक से समझो, सिचुएशन को समझो, बाबा से जुड़ो, उनकी राय, जो अनुभवी है उनकी राय पर फिर आगे बढ़ो। रिमेन ट्रूथफुल, हमारे लिए ऑनेस्टी होना, हमारे लिए सत्यता होना बहुत अच्छा। वही सत्यता के आधार पर ही लोग भी हमारे पर भरोसा करेंगे और हम पर भी हमारे जीवन में शांति की अनुभूति। जो असत्य बोलता है वो कैसे होता है, बड़ा चंचल होता है, बड़ा चंचल होता है। जो सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, शांत से। इधर उधर की बातों में आपको खुद भी नहीं फंसेंगे और औरों को भी नहीं फंसेंगे। टाइम के जरिए कुछ नहीं समझेंगे, शांति में बैठे। देखो इस पिक्चर में जो दर्शाया है, अकेले बैठे शांत होकर, हमेशा जरूरी है कि इधर उधर की बातों में नहीं बन जाए। इससे बात करो, ये खुद के लिए समझेगा, ये नहीं क्या आज तो नहीं हो रहा है, आज को ये दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नहीं हो गई। क्लियर आवाज अब आ ऐसी है रही है। दीदी। हाँ आता है। और किसी, ये तो है ना, मैं अभी भटक गई। टाइम टू रिमेन अलोन, क्रिएट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। हमारा मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, शांति। और शांति हासिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कुछ समय अकेले में बैठो और अकेले का चिंतन। यही है सही मार्ग, शांति को अपना, अकेले में रहकर। फिर चौथी स्टेप होगी, यू हैव टू प्ले योर यूनिक रोल एंड क्रिएट यूनिवर्सल ब्रदर। हर एक आत्मा विशेष है, इस विशेषता को पहचान कर सभी को अपना और विशाल बुद्धि, विश्व बंधुत्व का भाव रखो देंगे। फिर 5वां स्टेप होगा साइलेंस की शक्ति प्राप्त करने का। यू हैव टू रिमेन कमिटेड एंड फाइंड टाइम फॉर द बेटरमेंट। प्रयास में रहो, निरंतर प्रयास में रहो कि मुझे विश्व शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाना। फिर 6वां पॉइंट है इसमें, यू हैव टू रियलाइज हाउ प्रेशियस योर माइंड इज। हमारा जो मन है वो बहुत नीला है, उसे सुमन बनाओ। मन को क्या बनाओ, सुमन बनाओ। कई बार लोग सोचते हैं कि आप बहुत स्लो है, बहुत धीरे से कार्य करें, इसका मतलब आप आलसी हैं। नहीं, जो सोच समझ कर कार्य करता है वो कभी फेल नहीं होता, वो कभी कंफ्यूज नहीं होता। इसीलिए हमारे अंतर्मन की आवाज को नहीं दबाना है, हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उसके ऊपर सोच कर सही निर्णय पर हमें पहुंचना है। इसके लिए शांति की अनुभूति में रहना बहुत आवश्यक है, इसी से हम शक्तिशाली बनेंगे।
दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। फिर हम आते हैं द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ क्या चित्र दिख रहा है आपको? एक कंफ्यूज अगर जज होगा तो वो क्या सही सही जजमेंट दे पाएगा? वो खुद ही इतना कंफ्यूज है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें प्रैक्टिकली सोचना है। पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट, सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। द बेटर वी आर एबल टू डिफरेंशिएट, द ग्रेटर द पावर टू जज। हमारे लिए सही क्या है इसका अगर हम भेद कर पाएंगे, और हमारे लिए गलत क्या है, हमारी सोच अगर गलत जा रही है तो उसको इमीडिएट नियंत्रित करके आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसी से क्या होगा, हम सही निर्णय ले पाएंगे, हमारी जीवन को सही और मोड़ सकेंगे। इसकी सबसे अच्छा समय है हमारे डिसीजन पावर, यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होगी? योग। अमृत वेला अगर जिसकी पावरफुल होती है ना, वो इंसान कभी गलत डिसीजंस नहीं लेता। इसलिए हमेशा ध्यान रखो हमारी अमृत वेला कैसी हो? पावरफुल, शक्तिशाली। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इसमें, गॉड ऑन द पावर ऑफ साइलेंस। भगवान जो है अगर उसके याद में हम डूबे हुए होंगे कि वो कैसा है, वो शांत स्वरूप है, वो हमारे भीतर शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे। उनकी छत्र छाया में अगर हम रहेंगे तो हम भी शांत रहेंगे और स्थिर रहेंगे, स्थिर बुद्धि रहेंगे। द पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। यहाँ पर द पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस आधार से हमें शक्ति मिलती है। तो ये है is based on the power to judge yourself, not others। हम दूसरे को तो बड़े अच्छे से जज करते हैं, क्या कभी खुद को जज किया? क्या कभी खुद की शक्तियों को जाना है? हमारे भीतर में तो बहुत अच्छे अच्छे विचार है, बहुत अच्छी शक्तियां हैं। तो पहले खुद को पहचाने, और हमेशा याद रखना है कि हमें लव और लॉ का बैलेंस है। गुड़ बहुत मीठा है, लेकिन किस काम का अगर उसमें चींटियां मंडरानी, मक्खियां मंडरानी, चींटियां इसके ऊपर उसे खाने लगे तो गुड़ किसी काम का नहीं। इसी तरह लव और लॉ के बीच में संतुलन पाना बहुत आवश्यक। बाबा ने दिए जो श्रीमत है, उस आधार पर हमें चलते हैं। ये नहीं कि हाँ मेरी पड़ोसन ने मुझे प्यार से खिला दिया तो मैंने खा लिया, गलत है। बाबा की श्रीमत क्या है? योग युक्त रहकर योगी आत्मा में बने हुए चीजों को ग्रहण कर, है ना? तो हमें ये बैलेंस रख के आना चाहिए। We have to overcome our weaknesses. Example, to get up early. Have courage to push your blood out. हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम कायदे से चलेंगे और बहुत बाहर जाड़ा है, सर्दी है, हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि उस ब्लैंकेट को धकेल कर और बिस्तर से उठकर अमृत वेला ढंग से करें। ये नहीं कि खुद के आलसी वृत्ति को या उसके प्यार में फंस जाए, अटक जाए। नहीं, उठकर और हमें कायदे से चलना है, तभी कायदे में ही फायदा है। फिर हम आते हैं द एबिलिटी टू जज improve when we are in the position to see problems from others' point of view। क्या होता है, कई बार हमें अपने जो भीतर जो कमी कमजोरी हमें नजर नहीं आती, हम नजरअंदाज कर देते। लेकिन हम अगर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, खुद को देखेंगे, खुद को परखेंगे, इसके लिए क्या होना है? हमें साक्षी दृष्टि। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक मैं उदाहरण आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आज की दुनिया में हमें अगर
प्लेन को कंट्रोल करना है तो नीचे रह करके कंट्रोल, जिसको कंट्रोल रूम कहा जाता है। कोई वायर जुड़ी है उस प्लेन से, एयरक्राफ्ट से कोई वायर जुड़ी है? नहीं, नीचे से ही वो कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही हमें भी एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उसे खुद ही परिवर्तित करें। कंट्रोल अपने हाथ में होना कि दूसरे के हाथ में कंट्रोल हो। इसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैं उदास हूँ, नहीं उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या रीजन है, ये हमको परख के आना चाहिए। हो सकता है मेरी बात उसको चुभ गई, मेरी दिशा जो है, मेरी बोलने का भाव शायद गलत है, इसीलिए वो दुखी हो गई वो आत्मा। हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि उससे माफी भी मांगे, खुद की गलती को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तभी हम पावरफुल बन सकते हैं, तभी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उसी के आधार पर हम क्लियर डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, के पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती है। हमारी शिद्दत, हमारा अपना व्यवहार, हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि हम इस दुनिया से, हम ये आत्मा इस शरीर से, इस चोले से निकल भी जाए फिर भी हमें अच्छी यादें पीछे छोड़ कर जाए। यही है आज का हमारा सेशन, जो कहता है कि हमारा जो टीम वर्क है, टीम एफर्ट है, TEAM, इसका कोऑर्डिनेशन कैसा है ना? हेलो, चलो दादा इतना था, इसी आवाज ऐसा ही है। हेलो, तुमच्या आवाजात नाही आ रही है दीदी। हेलो, आ रही है ना? हाँ, येतोय इसीलिए आवाज, कहते हैं ना, येतोय। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते भी बदल लेता है, फिर भी परेशान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को ही बदल लेता है। इस यूनिट से हमने कई सारे पॉइंट्स देखे कि अपने आप में परिवर्तन कैसे लाए, ना ही इस यूनिट में, बल्कि हमने अभी तक जो भी यूनिट की स्टडी की है उसमें यही देखा है कि अपने अंदर भीतर जाकर खुद को पहचान कर इस दुनिया में अपना रोल कैसे सही तरीके से निभा पाएंगे। इसमें पहले आपके जो प्रीवियस जो आपके यूनिट्स में इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं, इसमें वो विल्मा रुडॉल्फ का जो उदाहरण है वो कैसे शक्तिशाली हो पाई और वो कैसे शी बिकेम अ वेरी नाइस स्प्रिंटर, ओलंपिक स्प्रिंटर, सबसे तेज दौड़ने वाली औरत होगी। उसने 1960 में 3 मेडल्स हासिल किए। शी वाज द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू विन 3 मेडल्स इन द 1960 ओलंपिक्स। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसने भीतर की अपनी जो शक्ति है उसको पहचाना, इर्द गिर्द उसके जो परिवार वाले उसने भी उनको एनकरेज किया, तभी वो हासिल कर पाए। इसलिए कहते हैं आत्म जागृति बहुत आवश्यक है। अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और आगे बढ़ना है जिंदगी में। आप इसके लिए ना ही ये किताब, लेकिन आप बहुत सारी किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। बाहर अपने यहाँ ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर्स हैं वहाँ इतनी सुंदर किताबें उपलब्ध है, आप उसका भी अध्ययन करें और अपने जीवन का परिवर्तित और प्रेरणादायी बनाएं। इसी शुभ भावना के साथ आज हम यही रखते हैं। ओम शांति। किसी को ओम सवाल है? शांति दीदी। ओम शांति। कोई सवाल है? नहीं दीदी। आपको और भी कुछ सवाल पूछने हैं? तो ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो इस यूनिट से हम ये किताब पूर्ण कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बाबा। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। अगर कोई सवाल हो Good तो आप night. मुझे अवश्य कॉल कर सकते हैं। ओके मेरा दीदी। नंबर हाँ आपके दीदी। पास है हाँ ना? हाँ चलिए, दीदी।
ओके दीदी। तो हम सब आत्माएं शक्तिशाली होंगी और हमारे संस्कारों का परिवर्तन करेंगे। कॉल कर सकते दीदी? हाँ, कर सकते, अवश्य कर सकते। ओके दीदी, थैंक यू। ओके, टेक केयर, थैंक यू। गुड नाइट। वेलकम, गुड नाइट। गुड नाइट ओम दीदी। शांति। गुड नाइट ओम दीदी। शुक्रिया। शांति। मातीच्या तव्यावर भाकरी कशी बनवायची पाठवतात तुला? हा? चला खाना खाएंगे। हे बंद कधी होते मीटिंग? का तुम्हाला तर रेकॉर्डिंग अजून सुरूच येते हे 7 मिनिट. ओम शांति। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? वो पूरा हुआ क्या? लीना मैडम का पूरा हुआ? हेलो, लीना मैडम का पूरा हुआ? दत्तात्रेय भाई, यहाँ मैं एंड कर देती हूँ मीटिंग। हाँ पूरा हुआ दीदी।